स्टार्ट। ठीक है, तो एनिमल टिश्यू को जब आप पढ़ते हो तो आपको कुछ समझना चाहिए। दिस इज नॉट कि आप इसको बस पढ़ने लगे। पहले तो आप अपने को जितना आप देख सकते हो एक्सटर्नली, आप अपने बॉडी को देखो और फील करो कि आपको क्या क्या जो एक्सटर्नल दिख रहा है ये किस सिस्टम से रिलेटेड है, ये कैसे बने हुए। इज इट अ सेल? नो, इट इज नॉट अ ओनली अ सेल। आप यूनिसेलुलर नहीं हो, आप मल्टीपल मल्टी सेलुलर हो और देयर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ सेल्स। ठीक है, टुगेदर दे फॉर्म टिश्यू एंड देन दे फॉर्म ऑर्गन, देन दे फॉर्म ऑर्गन सिस्टम। तो एक पूरा जो आपका सीक्वेंस है, उस सीक्वेंस में ओके बेटा सोई अभी क्लियर, अभी सुनाई दे रहा है सबको सही से ना? एक सीक्वेंस में जो बेटा आपको चल रहा है दैट इज रिलेटेड टू सेल, वही है जो एनिमल सेल होती है। अपने अपने लोकेशन की डिफ्रेंशिएटेड सेल जरूर है, बट मोस्टली दैट इज एनिमल सेल। आप एक सिंपल जनरल बात करोगे तो वी आर मेड अप ऑफ एनिमल सेल। क्लियर? वी आर यूकैरियोट, वी आर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। इस मल्टी सेलुलर के आगे भी हम बढ़ते ही जा रहे हैं। वी हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गन नहीं है, कई सारे ऑर्गन्स आपस में कोऑर्डिनेट करके फिर ऑर्गन सिस्टम को बना रहे। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे नहीं, यहाँ बहुत ही इजी हो गया, वो हमने कवर कर रखा है, ये सारी चीजें हमको पता है। वी आर नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट द ऑर्गन और वी आर नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट एनी सिस्टम। क्लियर? कोई भी हमारे अंदर जो फिजियोलॉजिकल 11 टाइप के ऑर्गन सिस्टम वर्क कर रहे हैं, हम उनके बारे में भी नहीं बात कर रहे, हम कहीं इन बिटवीन बात कर रहे हैं। और ये चीज एकदम सबको समझनी चाहिए कि हम इन बिटवीन है, कहीं सेल और ऑर्गन के बीच में जो आप हायरार्की बनाते हो तो टिश्यू लिखते हो ना, इन टिश्यू को स्टडी कर रहे हैं। ठीक है बच्चा? तो देयर आर रेंज ऑफ टिश्यूज, बट ब्रॉडली आप उनको कैटेगराइज करोगे तो दे कैटेगराइज इन 4 मेन पार्ट, और यू कैन से 4 मेन कैटेगरी। इसके बाद इनके सब डिविजन्स हैं, इनमें फिर से बाइफर्केशन है एक्सेप्ट नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू टिश्यू आपको देखने में सुनने में बड़ा इजी लगता है, यहाँ कुछ नहीं है। न्यूरॉन सेल्स हैं, न्यूरोग्लिया सेल, न्यूरॉन्स हैं, न्यूरोग्लियल है। ठीक है, एकदम सिंपल लैंग्वेज में बताऊं, क्योंकि देखने में ही बस सिंपल है इसलिए एकदम सिंपल लैंग्वेज में, इसके अंदर बहुत ज्यादा डिटेल इस लेवल पे आपको नहीं पढ़ाई जाएगी। न्यूरॉन्स, न्यूरॉन्स और न्यूरोग्लियल। न्यूरॉन्स वो सेल है जो कि आपकी नर्वस सप्लाई को मेंटेन कर रहा है। क्लियर? एंड न्यूरल ग्लियल सेल्स उस तरीके से सेल है जो न्यूरॉन्स की सारी सप्लाई को मेंटेन कर रहा है। आई थिंक अब तुम समझ पाओगे कि नर्वस टिश्यू का जो मेन टिश्यू टिश्यू है जो उसको डिवाइड कर देते हैं हम लोग सिर्फ 2 टाइप्स के सेल में। एक है न्यूरॉन, जो कि बाय बर्थ आपको जितने मिल गए उतने ही रहेंगे, और अप्रोक्सीमेटली सबके नंबर ऑफ न्यूरॉन ह्यूमन में लगभग लगभग आसपास ही रहते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि आइंस्टीन के पास न्यूरॉन्स ज्यादा थे इसलिए उनका आईक्यू वैल्यू बहुत हाई था। ठीक है, तुम्हारे पास न्यूरॉन्स कम है इसलिए तुम्हें पढ़ने में समझने में नहीं आता है, ये सब कुछ भी नहीं होता है, सब फालतू की बातें हैं एकदम। ठीक है, दैट इज ओनली रिलेटेड टू कि आपने अपने ब्रेन को कितना ट्रेन किया, किस चीज से ट्रेन किया है, और अपने न्यूरॉन्स के कितने कनेक्शन बना दिए हैं। एक न्यूरॉन्स लाखों कनेक्शन बना सकती है। ठीक है, तो जिसके लाखों कनेक्शन बन जाएंगे उसका आईक्यू लेवल ऑब्वियसली हाई हो जाएगा। तो मल्टीपल कनेक्शंस बना रखा है, उसके पास नंबर ऑफ न्यूरॉन्स कॉमन ही थे लेकिन उसने अपने न्यूरॉन्स के कनेक्शन डेवलप कर दिए। ये डेवलपमेंट ऑफ कनेक्शन आप लाइफ में आफ्टर बर्थ कर सकते हो, लेकिन न्यूरॉन आपको मदर फॉर्म में ही जो न्यूरॉन्स आपके डिसाइड हो गए वही रहते हैं, न्यूरॉन सेल डिवाइड नहीं करते। तो न्यूरोग्लिया उनकी नरिशमेंट और सप्लाई को मिलती है। तो सबसे इजी अगर आप स्ट्रक्चर वाइज पढ़ोगे तो ये टिश्यू हो जाएगा, सबसे इजी सिंपल। दो सेल, दोनों की अभी बातें खत्म हो गई। ठीक है, सबसे डाइवर्सिटी कनेक्टिव टिश्यू में है, नेम ही है कनेक्शन बनाने वाला टिश्यू। कनेक्शन कई तरीके से बन सकते, आप अपने सराउंडिंग में भी देखो कनेक्शन कई तरीके से। जैसे मैं एक आपको सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ,
ये मैं जीन रेगुलेशन में एक्चुअली ये एग्जांपल देती हूँ। अभी आप जहाँ पे बैठे हो वहां पे फैन चल रहा होगा, एसी चल रहा होगा, फैन चल रहा होगा। क्लियर? सबके यहाँ चल रहा होगा आई थिंक। ठीक है बेटा, चल रहा है। उस फैन को अगर मैं कहूँ कि बेटा इसको ऑफ करो, ठीक है, तुम फैन को ऑफ करो, तुम अपने रूम के स्विच से ऑफ कर सकते हो, जो तुम जनरली करते हो। ठीक है, तुम्हारे घर में सप्लाई मेंटेन होगी, उस घर वहां के पावर सप्लाई में एमसीबी, तुम लोग पता नहीं कितना जानते हो या नहीं जानते हो। सिंपली ऐसे समझो कि घर के डिफरेंट डिफरेंट कंपार्टमेंट की पावर सप्लाई होती है। तो एमसीबी से ऑफ किया अगर तुमने, तो उस जोन की लाइट ऑफ हो सकती है। फिर तुम अपने पूरे घर की लाइट एक जगह से ऑफ कर सकते हो, तो भी तुम्हारा फैन बंद होगा। क्लियर? तुम उस अपनी बिल्डिंग के फ्लोर की लाइट ऑफ कर दो, तो भी तुम्हारा फैन बंद होगा। तुम पूरी बिल्डिंग की लाइट ऑफ कर दो, तो भी तुम्हारा फैन ऑफ होगा। क्लियर? तुम्हारे फैन ऑफ होने के देयर आर मल्टीपल कनेक्शंस, लेवल ऑफ कनेक्शन है, लेवल ऑफ रेगुलेशन है। उसी तरीके से जहां पे भी कनेक्शन की बात आएगी, देयर आर ह्यूज रेंज ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, एपिथेलियल मैंने बताया था कि एपिथेलियल, एपी मींस ऊपर होता है, अबव ऊपर। ठीक है, एपिथेलियल टिश्यू ब्रॉडली आप कह सकते हो जो भी कवरिंग बना रही है, लाइनिंग बना रहा है, वो सब आपके एपिथेलियल टिश्यू में आ जाते हैं। मसल टिश्यू, यू ऑल आर अवेयर अबाउट दैट। मस्कुलर टिश्यू, मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन, वो हो गया। तो आज हम लोग वन बाय वन इसे देखें। यहाँ तक किसी को जनरल जनरल मतलब अगर हम आज ही पढ़ाना बंद कर दे, तो तुम ये सब बता सकते हो कि कनेक्टिव टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, नर्वस टिश्यू, मसल्स टिश्यू, 4 टाइप्स के आपके टिश्यू हैं, एंड वो कैसे कैसे डिवाइडेड हैं, किस तरीके से ब्रॉडली आप उनको एक ब्रॉडर व्यू में आप देख सकते हो। इसको तुम किसी भी मतलब जैसे मैंने पढ़ाया ना, तो तुम जाके अपनी जरूरी नहीं है कि सबकी दादी माँ थोड़ी बूढ़ी हो। अब तो एरा तुम लोगों का अलग हो चुका है, दादी लोग भी पीएचडी की हुई मिल जाती है, डॉक्टर दादी लोग भी होती है। तो मीन्स मेरा कहने का मतलब है कि आप अपने से एक जनरेशन, 2 जनरेशन पीछे के इंसान को समझा पाओ। इतना इजी लैंग्वेज होना चाहिए। आप जब एक्सप्लेन करो कोई चीज, तो यू आर नॉट गोइंग टू टॉक टू समथिंग लाइक कि आप एकदम टेक्निकल टर्म में बात करें। तो उस इजी लैंग्वेज में क्या आप समझ पाए कि आपकी बॉडी किस किस तरीके से बनी हुई है, सेल, ऑर्गन, सेल, टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम, एंड व्हाट इज among there are different types of tissues. Are you able to explain that to a layman जिसको कुछ नहीं पता है, बैठा के तुम्हें आइसक्रीम का तुम कहो कि क्या बोलते हैं उसको, घूस टाइप का देख के, मतलब उसको लालच एक दिया तुमने कि मैं ये आइसक्रीम खिलाऊंगा, बस मेरे अंदर ये चल रहा है, तुम इसे सुन लो, तो एक्सप्लेन कर पाओगे? जैसे जस्ट सपोज एक बात और, अगर यहाँ पे कोई इंजीनियर बनने के लिए बैठा हुआ है, अभी बायो पढ़ रहा है, तो वो बच्चा अपने को एकदम देख सकता है कि क्या उसको ये चीज समझ में आई, उसको ये बात समझ में आया, उसमें इंटरेस्ट आया, और वो क्या एक्सप्लेन कर सकता है। तो ये अचीवमेंट हो जाएगी, इस क्लास की अचीवमेंट होगी, मेरा इतना बोलने का अचीवमेंट हो जाएगा कि उस बच्चे को समझ में आ गया जो आगे बायोलॉजी लेना भी नहीं चाहता। फास्ट रिप्लाई करो फास्ट, पढ़ाना भी है बहुत। In lower standard, we were told that cardiac tissue is different type of tissues. So which type does it belong? मसल्स टिश्यू में आएगा बेटा, कार्डियक मसल डिफरेंट टाइप की मसल्स होती हैं जो सिर्फ कार्डियक में प्रेजेंट होती है, आते हैं उस पे। और फिर अगेन आप खुद सोचो, यही तो मैं समझाना चाहती हूँ। क्या अब तक पढ़ाया गया है वो छोड़ो है, पढ़ाया तो ऐसे जाता है कि बस पढ़ाया ही जाता है, ठीक है, बस मार्क्स ही 98-99% आते हैं, दिमाग में तो कुछ रुकता नहीं है। तो सिंपल से कहने का मतलब, अब तुम खुद सोचो, कार्डियक टिश्यू जब तुम बोल रहे हो बेटा पार्थवी, तो वहां पे तुम ध्यान दो कि कार्डियक की सप्लाई मेंटेन करने के लिए ब्लड चाहिए। अब सोचो यार, हम लोग साइंस के स्टूडेंट है, रट्टू तोता नहीं है, ना ही सिर्फ बुक से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तुम सोचो कार्डियक टिश्यू को वर्क करना है, तो उसको क्या क्या सप्लाई चाहिए? एपिथेलियल लेयर होगी उसके पास, एक कार्डियक की बाउंड्री होगी, हार्ट की एक बाउंड्री होगी,
यस और नो, फास्ट लिखो जरा। बाउंड्री होगी एक, हार्ट का एक स्ट्रक्चर होगा, हो गया बेटा, एपिथेलियल टिश्यू आ गया। नाउ सेकंड सोचो, उस कार्डियक टिश्यू को, उस हार्ट को ब्लड की सप्लाई जा रही होगी, ब्लड की सप्लाई जा रही होगी, कार्डियक को ब्लड की सप्लाई जा रही होगी, क्योंकि हम तो एनिमल सेल पढ़ चुके हैं। एनिमल सेल को ऑक्सीजन चाहिए, एनिमल सेल को न्यूट्रिशन चाहिए, ये सारे को सोर्स को पहुंचाने वाला कौन है? ब्लड। तो ब्लड की सप्लाई जा रही होगी। आ गया एक कनेक्टिव टिश्यू आपका ब्लड। वो हार्ट अपनी प्रॉपर जगह पे कनेक्ट होगा, उसको प्रॉपर टिश्यूज होंगे उसके पास, ठीक है। एरियोलर टिश्यूज, कनेक्टिव टिश्यूज हो गया, अभी तुम बस ऐसे ही समझो। क्लियर? अब उस हार्ट को कॉन्ट्रेक्शन रिलैक्सेशन करना है, कॉन्ट्रैक्ट पंपिंग, जो आप धक 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 सुनते हो, हार्ट बीट आपको सुनाई देती है, वो चीज चल रही है वहां पे। मतलब देयर इज समथिंग लाइक मशीनरी, जो इंजीनियरिंग करेंगे वो आगे जाके मशीन जब बनाएंगे, ठीक है। कैन यू प्लीज सेंड टुडेज लेक्चर रिकॉर्डिंग? सोनी बेटा, रिकॉर्डिंग आप लोग संग्राम सर से मांग लिया करो, अगर वहां से अवेलेबल ना हो देन आई विल प्रोवाइड, ठीक है। जो सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग वी आर, उसके अकॉर्डिंग आई एम नॉट अलाउड टू प्रोवाइड यू डायरेक्टली रिकॉर्डिंग, ठीक है। मैनेजमेंट प्रोवाइड करेगा आपको रिकॉर्डिंग, ठीक है। तो अब ब्लड की सप्लाई में आया तो मसल्स चाहिए बेटा, उसको कॉन्ट्रेक्शन रिलैक्सेशन करना है, तो आ गया मसल्स भी आ गया। और ये सारा हो कैसे रहा है? ब्लड को, हार्ट को पता कैसे चल रहा है कि उसको धड़कना है, उसको ऑक्सीजन को फ्लो को ऑक्सीजन की सप्लाई मेंटेन करनी है, उसको फ्लो नर्वस सिस्टम, उसको फ्लो लंग्स की तरफ ले जाना है, फिर लंग्स से ऑक्सीजन ब्लड में मिक्स करा के बॉडी में भेजना है। ये सब कैसे कंट्रोल हो रहा है? दैट इज नर्वस टिश्यू। तो यू कैन रिलेट। तुमने छोटा से पूछा था कि कार्डियक टिश्यू किस चीज का बना होता है? कार्डियक टिश्यू इज ब्रॉडर वे, उसमें सारे टिश्यू आ गया। और यही मैं बता रही हूँ, जब आप कार्डियक टिश्यू बोल रहे हो, दैट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू कार्डियक मसल्स एक्चुअली, कार्डियक मसल्स, तो वो स्पेसिफिक हो जाए। कार्डियक सिर्फ बोल रहे हो तो कार्डियक अपने आप में ब्रॉडर वे हो गया, उसमें एपिथेलियल भी आएगा, कनेक्टिव भी आएगा, मस्कुलर भी आएगा, नर्वस भी आएगा। और बहुत अच्छा किया ये जो क्वेश्चन किया, इससे तुम्हें एक एग्जाम्पल मिला कि आप एक ऑर्गन को कैसे देख सकते हो, किस नजरिए से आप देख रहे हो। तो एक ऑर्गन के अंदर यू फाइंड आउट दैट कि वहां पे डिफरेंट टाइप के टिश्यूज प्रेजेंट। इज इट क्लियर बेटा? किसने पूछा था पार्ट 3? वेरी गुड। चलो अब हम लोग वन बाय वन टिश्यूज को देखते हैं। Based upon the structure and function, simple tissues in multicellular animals are categorized into epithelial, connective, muscular, nervous। हो गया इनकी बातें। ये भी मैंने फ्लो चार्ट दिया था, कितने लोगों ने इस फ्लो चार्ट? अच्छा यार, मैं तो मैसेज करना भूल गई थी। चलो आज सेंड कर दो, ठीक है। एक्चुअली क्या होता है ना, 11th और 12th वालों को तो हम लोग ऐप पे नोट्स डाल देते हैं, तो उन्हें ये दिख जाता है एक्स्ट्रा। अब तुम्हारे पास पीडीएफ है, तो मैं तुम्हें इसको आज इस इमेज को सेंड कर दूंगी व्हाट्सएप पे, फाउंडेशन ग्रुप। और अच्छे से इसको जैसे कल बताया था ना, उस वे में पढ़ना। और वन बाय वन अभी हम लोग देखते हैं सारे टिश्यूज क्या होता है। एक मिनट, ठीक है। वन बाय वन, अब यहाँ पे अभी हम लोग इस टेबल को पूरा ब्रॉडली नहीं देखेंगे, जस्ट क्योंकि आपको ये सारी मीनिंग समझ में आने चाहिए। सब मीनिंग नहीं समझ में आएगा अगर हम यहाँ पे एक फ्लो में पूरे एनिमल टिश्यू को एक्सप्लेन करें। जो आपने सुना है वही समझ सकते हो, मसल समझ सकते हो, ब्लड समझ सकते हो, कल लिम्फ बताया था तो ये समझ सकते हो, बोन समझ सकते हो, कार्टिलेज समझ सकते हो, ये एरियोलर, व्हाइट, येलो, एडिपोज, रेटिकुलर, ये सब चीजों को समझना पड़ेगा। तो हम पहले थ्योरी में चलेंगे, वापस आके इस फ्लो चार्ट को देखें, ठीक है बेटा। तो फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद द एपिथेलियल टिश्यू। एपी जो बाहर है, जब आप अपने बॉडी को देख रहे हो तो अपने बाहरी टिश्यू से आपने स्टार्ट किया, ठीक है। आपकी पूरी बॉडी का बाहर ही एपिथेलियल है। अभी जैसे आपने कार्डियक का, हार्ट का एग्जांपल लिया, तो हार्ट का बाहर वो भी एक एपिथेलियल है, लंग्स का बाहर वो भी एक एपिथेलियल है, एलिमेंट्री कैनाल का बाहर वो भी एक एपिथेलियल। सिंपल सी वे, जहां पे कोई कवरिंग होगा वो एपिथेलियल, एंड विदाउट कवरिंग कुछ भी नहीं, ठीक है।
कैपिलरीज ब्लड, एक वाइट, एक आप एकदम फाइन ब्लड कैपिलरीज की बात करोगे तो वो भी एक ट्यूब है और ये भी एक एपिथेलियल है। ठीक है, इसके अंदर बहने वाला ब्लड जरूर एपिथेलियल नहीं है, दैट्स वाई वो कनेक्टिव टिश्यू है। लेकिन कोई स्ट्रक्चर बन रहा है तो ऑब्वियसली उसकी एक बाउंड्री होगी, दैट इज एपिथेलियल टिश्यू। और एकदम बैठ जाना चाहिए, इसमें बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है। अभी भी जो पढ़ रहे हैं वो भी जस्ट अभी मतलब आई थिंक कि 20 डेज पहले खत्म हुआ है एनिमल टिश्यू। तो उनको एपिथेलियल की लोकेशन, क्योंकि टर्म बदल जाते हैं, रहता है एपिथेलियल है लेकिन कहीं पे उसको एंडोथेलियल बोलते हैं, कहीं पे उसको मेसोथेलियल बोलते हैं, कहीं पे उसको प्लूरल मेम्ब्रेन बोलते हैं, तो अलग अलग जगह पे उसके नेम अलग अलग, बट ब्रॉडली वो एपिथेलियल टिश्यू ही है। ठीक है बेटा, तो एपी मीन्स अबव एंड थेलियल मीन्स टू ग्रोइंग लेयर। अबव ग्रोइंग लेयर, जैसे जैसे आपकी हाइट बढ़ रही है, जैसे जैसे आपका बॉडी ग्रो कर रहा है, उस तरीके से एक आउटर लेयर है जो ग्रो कर रही है, दैट इज एपिथेलियल लेयर। सेम वे में आपकी बॉडी बढ़ रही है, आपके इंटरनल ऑर्गन की भी साइज बढ़ रही है, वो भी क्या हो गए, एपिथेलियल। ठीक है, तो आउटर ग्रोइंग लेयर इज नोन एज एपिथेलियल। ऑलवेज ग्रोज ऑन सम अदर टाइप्स ऑफ टिश्यूज, हमेशा किसी न किसी रिलेटेड टिश्यू से ही होगा, उसी के ऊपर ये ग्रो करेगा और उसको कवरिंग देने की कोशिश करेगा। क्लियर बेटा, तो हमेशा वहां पे कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, नर्वस सप्लाई, ये सब चीजें मेंटेन रहेगी। सिर्फ एक कवरिंग लेके आप क्या करो, ठीक है, कवरिंग से क्या होगा, देयर इज नथिंग लाइक अ कवर। अगर कवर एक स्केलेटल से तो आप कह सकते हो कि आपको बॉडी समझ में आएगी, लेकिन स्केलेटल अगर हम अंदर से हटा दें और सिर्फ कवर है, तो क्या आपको स्ट्रक्चर समझ में आएगा कि ये एक ह्यूमन बीइंग था? नहीं समझ में आएगा। वो एक कपड़े की तरह, जैसे आपने निकाला एक चादर रखी है, उस तरीके का हम लोगों का कंडीशन हो जाएगा अगर हम अपने अंदर से सारे बोन्स को निकाल दो। समझ में आ रहा है? तो कभी भी एपिथेलियल टिश्यू अलोन हो ही नहीं सकते, जरूर किसी अदर टाइप के टिश्यू के एपी होगा, ऊपर होगा। Cells of epithelium are set very close to each other and the tissue rests on a non-cellular basement membrane. अब सिंपल ये टर्म समझने के लिए आप ऐसे समझो कि जरूरी नहीं है सब जगह सेल है। ठीक है, दो सेल के बीच में मैंने बोला था तुम्हें कि बहुत जगह पे वाटर प्रेजेंट है, बहुत जगह पे वाटर सॉल्यूशन जैसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, जो एक लेयर, दो लेयर के बीच में हो सकता है प्रेजेंट है। अगर जस्ट सपोज आपकी कोई लेयर ये है, कोई ऑर्गन है एंड इसको ब्लड की सप्लाई जा रहा है, और इधर आपकी ये हो गई ब्लड कैपिलरीज। ठीक है, ये ब्लड कैपिलरीज इससे जा रही है और इसकी लेयर यहाँ पे है। ये चलो जस्ट समझ लो कि ये लंग्स है, लंग्स से लास्ट एल्वोलाई वाला पोर्शन है, यहाँ पे ऑक्सीजन आ रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन एंटर कर रहा है। क्लियर, यहाँ ब्लड कैपिलरीज के अंदर CO2 है, CO2 है जो वो सेल से लेके आ रहे हैं। वेस्ट गैस जो होता है, गैस मटेरियल, दैट इज CO2, और जो यूज होता है वो है ऑक्सीजन। तो जब आप यहाँ से यहाँ ट्रांसफर की बात करोगे, देखो बेटा ध्यान से समझना, मैं बेसमेंट मेम्ब्रेन समझाने की कोशिश कर रही हूँ और वहां पे लिखा हुआ है नॉन सेलुलर, तो ये एकदम गांठ बांध लो कि वहां कोई सेल नहीं प्रेजेंट, दिस इज लिक्विड। क्लियर, एक लिक्विड मेम्ब्रेन है जो स्ट्रक्चर बनाई। तो कैसा हो गया बेटा, ये CO2 और ये ऑक्सीजन आपस में जब ट्रांसफर करेंगे, मतलब CO2 आप एक्सहेल जब करते हो, सांस छोड़ते हो, ठीक है, तो आप CO2 रिलीज करते हो, तो CO2 को लंग्स में आना पड़ेगा ब्लड से, एंड ऑक्सीजन जो लंग्स एटमॉस्फेयर से लंग्स में आई है उसको ब्लड में जाना पड़ेगा, तब वो बाकी सेल तक जाएगी। तो इन दोनों के बीच में, ये तो हो गई लंग्स की मेम्ब्रेन, ये एक बीच में गैप जो बना ना, जो लिक्विड वाला गैप है, इस तरीके के गैप आपको बॉडी में जहां पे भी होंगे वो, अब देखो यहाँ पे ये इसकी एपिथेलियम थी, लंग्स की एपिथेलियम, एंड ये ब्लड कैपिलरी की एपिथेलियम। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो दो एपिथेलियम के बीच का लिक्विड सब्सटेंस नॉन सेलुलर हो गया, लिक्विड है, लेकिन वो ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक मीडियम का रोल प्ले कर रहा है। ऑक्सीजन डिफ्यूज होगा तो डायरेक्ट ब्लड कैपिलरी में नहीं आएगा, जो एग्जांपल यहाँ पे मैंने दिया है वो समझो, डायरेक्ट वो ब्लड कैपिलरी में नहीं आएगा कि ब्लड कैपिलरी ने हाथ निकाला और बोला सारी ऑक्सीजन मुझे दे दो, ऐसा नहीं होगा। ऑक्सीजन गैसेस डिफ्यूजन केमिस्ट्री के लॉ को फॉलो करते हुए, प्रेशर को फॉलो करते हुए हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ आएगा और देन वो ब्लड में पहुंचेगा। इज इट क्लियर? तो ये लाइन एकदम अच्छे से समझना।
सेल्स ऑफ एपिथेलियम आर सेट वेरी क्लोज टू ईच अदर, ताकि उनके बीच में कोई गैप ना हो। सिंपल कॉन्सेप्ट, जैसे मैंने आपको प्लांट में बताया कि अगर गैप हुआ तो वहां से कोई भी चीज लीकेज हो सकती है। अब उसके अंदर जो लिक्विड बह रहा है वो लीक हो सकता है, जिसको उसने कवर कर रखा है वो प्रोटेक्शन हट सकता है। सिंपल, अगर आपके हाथ में जस्ट आप कुछ कर रहे हो, सीजर से कर रहे हो या चाकू से कर रहे हो, और आपको एक कट लग जाए, ब्लीडिंग हो रही है, तो वो क्या हो गया, वो ओपनिंग साइट हो गया फॉर द इंटरेक्शन ऑफ पैथोजन। पैथोजन अब वहां से आपके बॉडी के अंदर एंटर कर सकते, ठीक है, इसलिए बहुत क्लोजली अटैच्ड होगी एपिथेलियल लेयर। एंड द टिश्यू रेस्ट ऑन अ नॉन सेलुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन, हमेशा नॉन सेलुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन नीचे की तरफ होगी, और वो कनेक्टिव टिश्यू और एपिथेलियल टिश्यू के बीच में होगा। अभी एकदम सिंपल सा समझते हैं, इतना सिंपल तो हो नहीं सकता ना बेटा, इस पे तो सर्जरियां चल रही हैं, इस पे तो डिजीज के क्योर हो रहे हैं, तो बहुत सिंपल तो नहीं है ये सब, बट हम स्टेप बाय स्टेप चलना है। ठीक है, अगर यहाँ तक पहुंचना है हमें, तो हम यहाँ से स्टेप बाय स्टेप ही लेके यहाँ तक जाके पहुंचने वाले हैं। वी आर नॉट स्पाइडरमैन, ठीक है, स्पाइडरमैन नहीं है कि यहाँ से कुछ भेजा और पकड़ा और यहाँ चले। वी आर नॉट क्रिस, हम कुछ भी नहीं, ठीक है, हम सिंपल से इंसान है जो पढ़ते हुए आगे बढ़ते हैं, अपने लाइफ में कुछ अच्छा करने की कोशिश करते हैं। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? एपिथेलियल लेयर, कनेक्टिव टिश्यू, उसके बीच में नॉन सेलुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है। दिस इज नॉट अ प्रोटीन लिपिड मेम्ब्रेन, वैसा कोई भी स्ट्रक्चर नहीं है, इसके बहुत वैरायटी है, बस आपको ये समझना है कि वो कनेक्शन को मेंटेन करने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन को मेंटेन करने के लिए वहां पे टिश्यू है। दैट इज ऑल्सो, कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है, मजा नहीं आ रहा है भाई पढ़ाने में मुझे। रिप्लाई तो करो। मेरी आवाज जा रही है कि नहीं जा रही? ओके, समझ आ रहा है मैं। ओके बेटा, ठीक है, चलो आगे बढ़ो, बढ़ते हैं आगे। पता नहीं, मैं तुम समझाने के लिए शायद ज्यादा तुम्हें समझाने लगती हूँ, इसलिए शायद तुम लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, क्या उल्टा ही हो रहा है? मैं कोशिश करती हूँ रटना न पड़े, और तुम्हें लगता है कि गायब हो गए। चलो सुनो आगे। कंसिस्ट ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल, बॉर्डर बनाना है तो बॉर्डर डिफाइन करेगा कि जो आप बॉर्डर, अननेसेसरी आप क्यों वहां पे चाइना की वॉल बनाओगे, ठीक है, आपको ट्रांसपोर्टेशन भी कराना है, आपको कनेक्शन भी बना के रखना है, तो बॉर्डर शुड बी स्ट्रॉन्ग, ठीक है। एक स्ट्रॉन्ग सेल की अगर आपने सिंगल, जैसे जस्ट सपोज किसी के ऊपर, एक मिनट बेटा वापस आते, जिससे जैसे किसी के ऊपर तुमने प्रोटेक्टिव लेयर बनाई, अब तुमने सिंपल कुछ ऐसे फाइन प्लास्टिक की एक, जो पॉली बैग आता है उसकी लेयर लगा दी, तो तुम देख सकते हो कि उसका प्रोटेक्शन बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन तुमने किसी स्टील के कवर के अंदर उसको रख दिया, सिंपल है, 1 mm की ही उसकी भी विड्थ है, लेकिन वो कवर स्ट्रांग हो गया। तो सेम वे में एपिथेलियल टिश्यू कुछ स्ट्रॉन्ग सेल्स से बनी होती हैं, लेकिन सिंगल लेयर में होती है मोस्टली, ठीक है। देयर इज नो डायरेक्ट ब्लड सप्लाई टू दिस टिश्यू, अब ये चला गया तुम्हारे स्किन पे आ गया, ठीक है, बेसिक में ठीक है, बट ऐसा नहीं होता है। कनेक्टिव टिश्यू तक यहाँ पे भी मल्टीपल लेयर्स होती हैं बेटा, और उनको ब्लड सप्लाई जाता है, जहां तक लिविंग है वहां तक ब्लड का, और ब्लड से ऑक्सीजन और बीच के इंटरस्टिशियल स्पेस से होके पहुंचता है। तो आप केवल ये रिलेट कर सकते हो कि जो आपकी स्किन है, इसके ऊपर आप अपने नेल्स से, थोड़े बहुत तो नेल्स सबके होंगे, एक खरोच लगा के देखो और बताओ मुझे किसी को ब्लड निकला क्या? बहुत तेज से मत नोच लेना, ठीक है, किसी को ब्लड आया या स्किन पे एक व्हाइट सा या एक ऐसे बस फील हुआ कि कुछ लगा? जनरली कुछ फील होगा कि हाँ कुछ आपके ऊपर रगड़ खाया, ऐसा ही होगा। क्यों? क्योंकि उस लेयर को ब्लड की सप्लाई नहीं है। व्हाइट सा आया ना, हाँ, यही समझा रही हूँ, यहाँ पे ब्लड की सप्लाई नहीं है, लेकिन ये इतनी थिन है ना कि यू कांट इमेजिन, इसके जस्ट नीचे ब्लड की सप्लाई है। कभी आप देखो बहुत छोटा सा ब्लेड से कट लगा, या कोई छोटा सा आपने पेंसिल लग गई आपको, कुछ भी फोर्स के साथ एज किसी चीज का लगेगा। इवन मैं तुम्हें बताऊं, मैंने तो ये कॉपी का पेपर जो होता है ना, इससे भी चोट खाई हुई है,
अगर आप कभी कॉपी का पेपर जो पेज है ना उसके एज से आपने फोर्सफुली दोनों का इंटरेक्शन हुआ तो वहां पे भी आपके टिश्यू कट हो सकते हैं, और इतने फाइन कट से ब्लड आता है, मतलब वहां ब्लड की सप्लाई है। क्लियर? तो दिस इज अबाउट बेटा स्किन की लेयर। सबसे अपर वाले पे नहीं होती है, तो यहाँ पे सिर्फ आप ऐसे लिख लेना अपर। इट इज नॉन नर्वस इन नेचर। नॉन नर्वस इन नेचर, हाँ नर्वस सिस्टम की सप्लाई अगेन अपर की बात हो रही है, वहां पे नहीं है। बट सेंसरी है, देखो बेटा टच है, सेंसरी ऑर्गन में स्किन आता है, टच है, सेंसेस होते हैं यहाँ पे, और उसके सिग्नल नीचे नर्वस सिस्टम तक सप्लाई हो जाता है। Function. The epithelial tissue performs a number of functions. Some of them are. It is primarily protective. पहले बात तो यही है, protective in function and covers all the organs from outside. Example, epidermis of skin. ठीक है, स्किन को बोल दिए एपिडर्मिस, एंड फॉर्म्स द लाइनिंग ऑफ हॉलो ऑर्गन। हॉलो ऑर्गन कैसे हो गया? जिस भी ऑर्गन की बाउंड्री हो और उसके बीच में कैविटी हो, दैट इज हॉलो ऑर्गन। आपका स्टमक हॉलो ऑर्गन, आपकी एसोफेगस हॉलो ऑर्गन, आपकी ट्रैकिया हॉलो है, फिर आपका लंग्स हॉलो है, सब हॉलो है। जब हॉलो होगा तभी वहां पे प्रोसेस ट्रांसपोर्टेशन चल रही है। क्लियर? आपका हार्ट हॉलो है, तब वहां पे जाके ब्लड मेंटेन हो रहा है, ब्लड की सप्लाई। अगर वो ऑलरेडी अंदर हार्ट के किसी टिश्यू से भरा रहेगा तो उसको ब्लड को, वो एक पैकेट की तरह है ना बेटा, ब्लड कैसे जाएगा? तो जितने भी आपको ऑर्गन्स दिख रहे हैं उन सब की कवरिंग भी क्या है? एपिथेलियल है। और ये मैंने इंट्रोडक्टरी में ही ऐसे आपको दे दिया कि आप समझ जाओ कि एपिथेलियल इज नॉट अ सिंगल थिंग। जब आप पूरी बॉडी के टिश्यू को 4 पार्ट में डिवाइड करो तो एक्सेप्ट नर्वस टिश्यू आपको वेरिएशंस भी पढ़ना है। क्लियर? इट प्रिवेंट्स द अंडरलाइंग सेल्स फ्रॉम ड्राइंग, मतलब डिहाइड्रेशन ना हो जाए, हाइड्रेटेड बना के रखने के लिए एक मेंटेन है। अदरवाइज ये बाहर का टेम्परेचर सीधे हम लोग की बॉडी तक अंदर एंटर कर जाएगा। इंजरी एंड केमिकल इफेक्ट। क्लियर? एपिडर्मिस ऑफ स्किन आल्सो प्रोटेक्ट्स द बॉडी फ्रॉम इन्फेक्शन। वही कट वाली बात याद रखो तो ये समझ में आ जाए। एक कवरिंग है, हम लोग पूरा एक हमने जरूर किसी सुपरमैन वुमैन का सूट नहीं पहना हुआ है, लेकिन गॉड गिफ्टेड हमारे पास एक स्किन जो है दैट इज कवरिंग। जस्ट इमेजिन करो पूरी स्किन को ऊपर से नीचे तक निकाल दिया जाए तो कैसी बॉडी दिखेगी? सारे टिश्यू दिखे, पहले तो आउटर टिश्यू पूरे दिखेंगे, उसमें ब्लड की सप्लाई सब कुछ दिखने लगेगा, तो वो कितना फ्रेजाइल सा स्ट्रक्चर है, उसको इन्फेक्शन हो सकता है। अब उसको सबको कवर लगा दो, वापस से फील करो कि तुमने बॉडी को ऐसे हटाया था जैसे चादर हटा के तुम्हें मम्मी लोग जगाती हैं सुबह कि उठ जाओ। ठीक है, उसी तरीके से तुम सोचो कि तुम्हारा पूरा फेस से स्टार्ट करके ऐसे कोई स्किन हटाने लगे तो उसको क्या दिखेगा? ठीक है, और ये बहुत फाइन है। कभी तुम लोग उसका प्लास्टिक सर्जरी वगैरह का अगर थोड़ा बहुत भी वीडियो देखे हो या कहीं देखे होगे तो तुम पाओगे कि दैट इज वेरी फाइन लेयर। इसको धीरे धीरे हटाया जाता है थाइस वगैरह से। अगर फेस पे कहीं लगाना है किसी मार्क्स के ऊपर, किसी कट के ऊपर, तो थाई की एपिडर्मिस यूज किया जाता है और वो रीजनरेट हो जाता है। ठीक है, और उसको लगाते हैं तो वो बहुत फाइन सी लेयर एक अलग एकदम पॉलीथिन की तरह हटाता है। ठीक है, तो वो प्रिवेंटिव लेयर हो गई। आपने फिर अब सब इमेजिनेशन में कवर कर दो, वरना अपने बॉडी से ही डरने लगने लगे। Epithelial tissues are classified as squamous. These are the types of cell actually. ठीक है, squamous cell की बनी होगी तो squamous epithelial, क्यूबाइडल सेल की बनी होगी तो क्यूबाइडल epithelial। ठीक है, कहीं इमेज है तो पहले मैं एक बार इमेज से बता देती हूँ तुम्हें। ये वाला आ जाओ, समझना। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया ना? फंक्शनल लेयर वगैरह टाइप्स पे आ गए हम लोग। चलो आगे देखो। अभी हमें क्या देखना है यहाँ पे? ये भी एपिथेलियम है, ये भी एपिथेलियम है, ये भी एपिथेलियम। क्यों इसको कॉम्प्लिकेटेड करें भाई? सिंपल सी चीज है, जिस चीज से जैसी टाइप की सेल से बनी है वैसी एपिथेलियल। आप सबके घर में डिश होगी, प्लेट होगी, आपने यूज किया है प्लेट? खाना वाना खाते हो सब प्लेट लेते हो बेटा। ठीक है, तो आप देखो उस प्लेट का इतना बड़ा थिकनेस रखने का नीड है क्या? उस प्लेट को अगर मैं कहूँ कि बेटा आधे फुट की थिकनेस वाली प्लेट में तुम चावल और दाल और चपाती रख के खाना खा लो, भाई इसका अननेसेसरी वेट क्यों बढ़ाओगे? इसको होल्ड क्यों करोगे? तो नीड क्या है, पर्पस है क्या? प्लेट मतलब सिंपल, आपको एक
तस्तरी जैसी चीज मिल गई जिसके अंदर आप सामान रख रहे हो और खाना शुरू कर दिया, नीड नहीं है। तो वैसे ही जहां पे सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन करना है, जैसे अभी मैंने ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन बताया, तो क्या करना है बेटा, सिर्फ ऑक्सीजन को इधर से आना है और इधर जाना है। तो हम इसका नेचर ने भी वही किया है बेटा, नेचर से ही हम लोग सीखते हैं, तब हम जाके इंजीनियर बनते हैं। ये भी मैं बता दूं, कोई भी इंजीनियर ऐसे नहीं बना है, कोई भी मशीन ऐसे नहीं बनी है कि डायरेक्टली वो दिमाग से बन गई है। सबने नेचर के लॉ को ही अप्लाई किया है। तो नेचर ने जो बॉडी के अंदर एपिथेलियल बना दी, जहां सिंपल डिफ्यूजन हो रहा है और फास्ट चल रहा है, वो क्या हो गया, स्क्वैमस, एकदम पतली तस्तरी की तरह सिंगल लेयर स्क्वैमस एपिथेलियम। और एग्जांपल इसका समझो, घरों में टाइल्स लगी देखी होगी, ठीक है, टाइल्स टाइल्स समझते हैं सबको, टाइल्स समझते हो ना। तो टाइल्स की भी विड्थ बढ़ाने की क्या जरूरत है, टाइल्स की विड्थ बढ़ाने की जरूरत है, कभी टाइल्स लगते हुए देखे हो, बहुत थिन होती है, ठीक है। जस्ट क्यों, क्योंकि आपको फ्लोरिंग के नीचे, फ्लोरिंग को स्ट्रॉन्ग करने के लिए तो सीमेंट गिट्टी डल चुकी है, अब ऊपर से उसकी खूबसूरती बढ़ाने के लिए आप टाइल्स लगा रहे हो वहां पे, ठीक है। तो बस एक लेयर लेयर ऑफ टाइल्स ऐसे बिछा दी जाती है, उसकी भी बहुत विड्थ नहीं होती है। तो वैसी एपिथेलियम जहां जहां नीड है वहां वहां स्क्वेमस एपिथेलियम हो। थोड़ी सी ट्रांसपोर्टेशन ऐसा कराना है कि ट्रांसपोर्टेशन के टाइम आपको, जैसे जस्ट सपोज एसोफेगस से कुछ पास कर रहा है, वहां पे आपको थोड़ी सी थिक लेयर बना के रखनी है, तो क्यूबाइडल आ जाएगा। स्क्वेमस आपका फ्लैटेंड स्ट्रक्चर, फ्लैट है एकदम, कस्तरी जैसा स्क्वेमस। क्यूबाइडल सब जानते हो, क्यूब सबने सुना होगा, गेम भी खेला होगा क्यूब वाला, क्यूबाइडल, ठीक है। कॉलमनर, कॉलम जैसा स्ट्रक्चर हो। तो दीज आर टाइप्स ऑफ सेल बेटा, जिस टाइप की सेल से बनेगी एपिथेलियम सेल, वैसा ही एपिथेलियल हो जाएगा। ओके बच्चों, वापस आते हैं अब थ्योरी। स्क्वेमस ऑल्सो कॉल्ड पेवमेंट एपिथेलियम, मतलब एकदम आपको पेपर जैसा, एकदम थिन सा, ठीक है, कवरिंग बनाने के लिए। बिकॉज इट्स कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर गिव्स एन इम्प्रेशन लाइक टाइल्स ऑन फ्लोर। ओ एम जी, बेटा मेरे को बिल्कुल नहीं पता था यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, बट आप समझ लो, देख लो, टाइल्स ऑन फ्लोर, ठीक है, वही बात है। क्या, फ्लोर तो ऑलरेडी बन चुका है, बस उसको एक कवरिंग देनी, तो टाइल्स लगा, ठीक है। सेल्स आर पॉलीगोनल इन सरफेस व्यू। देखो बेटा, एनिमल सेल है, सेल वॉल नहीं होगी तो सेल का साइज वेरी कर सकता है, बट मोस्टली क्या होता है, पॉलीगोनल होता है, क्योंकि उसको आसपास की भी सेल पुश करती रहती है। क्लियर, कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर है। इट फॉर्म्स द डेलिकेट लाइनिंग ऑफ कैविटीज, देखो एसोफेगस एग्जांपल में दिया हुआ है, लाइनिंग, नोज, पेरिकार्डियम, एल्वेलाई, ये एल्वेलाई वाला मैंने एग्जांपल दिया लंग्स में। तो इस तरीके की लेयर पे एसोफेगस क्यूबाइडल भी होता है कहीं कहीं, अभी हम लोग नहीं जाते उस पर, बात नहीं करते, जो लिखा है वो आप मान लो, क्योंकि दैट इज अ पूरी पाइप है, फेरिंग्स से के बाद जो स्टार्ट होने वाली है स्टमक तक आई हुई पाइप है, वो स्ट्रक्चर है, ठीक है। ब्लड वेसल्स एंड कवरिंग ऑफ द टंग एंड स्किन, सब सारी कवरिंग जो आप देख रहे हो, जो फाइन कवरिंग है, जहां पे कुछ सिक्रीट हो रहा है। अगर एक और चीज मैं समझाने के लिए तुम्हें बताऊं, जहां पे कुछ सिक्रीशन हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए सिक्रीशन भी हो रहा है, मतलब प्रोटेक्शन के साथ वो सिक्रीट भी कर रहे हैं, तो देयर इज पॉसिबिलिटी कि वहां पे आपकी स्क्वैमस एपिथेलियम होगी। क्लियर, जैसे टंग की ऊपर लेयर, आप चिक के नीचे फील करो, हमेशा वहां गीला गीला, आपको जो सलाइवा सिक्रेशन हो रहा है, उस म्यूकस सिक्रेशन हो रहा है, उसकी वजह से आपका ओरल कैविटी हमेशा गीली गीली सी आपको फील होती है, ठीक है। तो वो सब लेयर, क्योंकि एकदम थिन लेयर है, वहां से सब ट्रांसपोर्टेशन बढ़िया से चल रहा है, पोर्स हैं, ग्लैंड्स हैं जो इसको सिक्रीट कर रहे हैं। एपिथेलियल सेल्स आर अरेंज्ड इन मल्टी लेयर, मतलब मेनी लेयर्स, स्ट्रेटम, स्ट्रेटिफाइड बोलते हैं उसको, टू प्रिवेंट वियर एंड टियर इन स्किन, कोई कट लग जाए, ठीक है, उससे प्रिवेंट कर रहा है। दिस पैटर्न इज स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। अब सिंपल सी बात है बेटा, स्क्वैमस एपिथेलियम के दो पार्ट कर दिए गए। स्क्वैमस एक टाइल्स बिछा हुआ है सिर्फ, तो क्या हो जाएगा, वो सिंपल, ठीक है। मल्टीपल लेयर बिछा दिया आपने, वो हो जाता है स्ट्रेटिफाइड। इज इट क्लियर, सिंपल, वन लेयर,
वन लेयर एपिथेलियम। अब तुम यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाओगे क्योंकि पहले ही एक लाइन लिखी थी एपिथेलियम सिंगल लेयर थी और मैंने वहां रोका भी था, जनरल वर्ड मैंने ऐड कर दिया। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि एपिथेलियम सिंगल लेयर हो, और मल्टीपल लेयर है तो भी आप उसको एट द एंड कह रहे हो एपिथेलियम। ठीक है, आप उसको कलेक्टिवली लेयर 1 2 3 तीन लेयर ऑफ स्क्वैमस है, तो आप इनको कलेक्टिवली बोल रहे हो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। पेंसिल चलनी चाहिए वरना कंफ्यूज हो जाओगे। पेंसिल पेन कुछ भी चलाओ, नोट्स एक बनना चाहिए शॉर्ट में। ओके बच्चों, क्लियर है? आ जाओ वापस। सेकंड टाइप है क्यूबॉइडल, पहले बता दो क्लियर है या नहीं है। और मैं बहुत बेसिक नहीं पढ़ा रही हूँ यहाँ पे, तुम देखो टाइम ले रही हूँ मैं, क्योंकि आई डोंट नो आगे कहाँ पढ़ोगे, क्या करोगे, किससे पढ़ोगे, किधर जाओगे, बट एटलीस्ट मुझसे इतना पढ़ के जाओगे तो अब इसके ऊपर कोई भी बिल्डिंग तुम्हारी खड़ी हो जाए, नींव तो पक्की रहे। इसलिए मैं यहाँ धीरे धीरे पढ़ा रही हूँ और टाइम ले रही हूँ, कहीं भागना थोड़ी ना अपने। ठीक है बेटा, तो स्क्वैमस एपिथेलियम सिंगल लेयर, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम, मल्टी लेयर स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। नाउ आ जाओ क्यूबॉइडल। जैसे कि मैंने इमेज के साथ ही बता दिया, क्यूब शेप की सेल से बनी हुई एपिथेलियल लेयर क्या हो जाएगी, क्यूबॉइडल एपिथेलियम। अगेन कॉन्सेप्ट वही है, सिंगल लेयर सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, मल्टी लेयर स्ट्रेटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम। क्लियर बच्चा? दे आर क्यूब लाइक। अब मार्क कर लो, की पॉइंट मार्क होना चाहिए, उसके बाद कुछ रटने के लिए बचता नहीं है बायोलॉजी में। क्यूब लाइक सेल्स दैट फिट क्लोजली, एपिथेलियम है तो एपिथेलियम के साथ ये क्लोजली वर्ड तो चलेगा। सेल्स लुक लाइक स्क्वायर इन सेक्शन, तभी तो आप उसको क्यूब बोल रहे हो, बट फ्री सरफेस अपियर्स हेक्सागोनल। हेक्सागोनल क्यों हो जाता है, दैट इज रिलेटेड टू, आप देखो बेटा किसी चीज को पुश करके देखो, कोई अगर बीच में एक सेल है उसको अगर आप पुश करोगे उसके अगल बगल की सेल से, तो देयर आर सर्टेन पॉइंट्स जहां पे वो दबेगी। और मैंने पहले ही बोला कि ये सेल वॉल नहीं है तो कोई रिजिड स्ट्रक्चर नहीं है, तो बेसिकली जो सरफेस होता है सेल्स का, वो एक टाइम में 6 सेल से पुश हो सकता। अब नहीं समझ में आया तो इस चीज को इग्नोर मार देना। बस वो जब, मैं तुम्हें क्यों बता रही हूँ, क्योंकि जब तुम्हारे दिमाग में ये क्वेश्चन आना चाहिए, जब प्लाज्मा सेल वॉल नहीं है तो आप उसको हेक्सागोनल कैसे कह सकती हो मैम। ठीक है, बट अभी आपकी वो थिंकिंग एबिलिटी बढ़ानी है आपको। ठीक है, तो आप सोचो इस सेल के नेबरिंग सेल्स भी प्रेजेंट होंगे, इसी टाइप की सेल्स यहाँ पे प्रेजेंट है, तो ऐसी 6 सेल्स इसके अगल बगल प्रेजेंट होंगी और वो 6 जगह से इसके अंदर पॉइंट बना रही होंगी, और एज ए रिजल्टेंट वो शेप आपको क्या दिखेगा, हेक्सागोन। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? फ्री सरफेस अपीयर्स हेक्सागोनल। फ्री सरफेस कहाँ होगा, जो ऊपर की तरफ दिख रहा है आपको वो फ्री हो जाएगा, साइड वाला तो दबा हुआ हो गया बेटा, तो फ्री सरफेस आपको कैसा दिखेगा, हेक्सागोनल, क्योंकि वो अगल बगल की सेल से दबे हुए स्ट्रक्चर की वजह से रिजल्टेंट उसका एक शेप आता है। इट इज फाउंड इन किडनी ट्यूब्यूल। किडनी में ट्यूब्यूल्स स्ट्रक्चर होते हैं, नेफ्रॉन सुना है क्या तुम लोगों ने, नेफ्रॉन। किडनी की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, जैसे नर्वस सिस्टम की न्यूरॉन होती है वैसे किडनी की सेल होती है नेफ्रॉन। ठीक है, उस नेफ्रॉन का ये एक सिंगल सेल है जो हम ड्रॉ कर रहे हैं, एक जनरल ड्रॉ कर रहे हैं, आप समझना। जो आप सिंपल सा पढ़ते आते हो ना कि एनिमल सेल ऐसी होती है, ऐसे बना देते हो, नहीं बेटा हर एनिमल सेल वैसी नहीं होती, यहाँ बढ़िया सा मॉडिफिकेशन है। अब ये देखो तुम, इसके अंदर लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर दिख गया, ठीक है, जिसमें अल्ट्रा फिल्ट्रेशन चलता है, यूरिन का फॉर्मेशन होता है, तो ये रिसीव कर रहा है, इधर से फाइनली कंसंट्रेटेड यूरिन बनती है और वो अलग डक्ट में फिर जाके सब कलेक्ट करेगी एंड देन किडनी से बाहर आएगी। मल्टीपल स्टेप्स हैं उसके, उस पर अभी नहीं बात कर रहे हैं। तो किडनी में कई सारे इस तरीके के ट्यूबुलर स्ट्रक्चर हैं, उनकी जो लेयर बनेगी ये तो एक सेल की बात कर दी है, ऐसा ही पूरा एक स्ट्रक्चर बनेगा, वहां पे क्यूबॉइडल एपिथेलियम होता है, क्योंकि इसके अंदर भी प्रोसेस बहुत अच्छे से स्ट्रांगली डिस्टिलेशन की प्रोसेस हो रही है, सेपरेशन करना है। ठीक है, जो भी नेसेसरी चीज है उसको वापस बॉडी में भेजना है, और जो भी अननेसेसरी है, एक्सक्रीटरी मटेरियल है, उसको यूरिन के साथ पास ऑन कर। थायराइड वेसाइकल्स थायराइड ग्लैंड में प्रेजेंट, एंड इन ग्लैंड सलाइवरी ग्लैंड, जो आपके सलाइवा सिक्रेशन की अभी बात की,
स्वेट ग्लैंड, जिससे आपको स्वेट रिलीज होता है, गर्मी में पसीना निकलता है, दैट इज, ठीक है। तो ये सब आपकी कहाँ है, एपिथेलियल लेयर में ही है। लेकिन जहां पे ग्लैंडुलर है वो कैसी हो गई, वो स्क्वैमस की जगह, मोस्टली स्क्वैमस में भी होता है ग्लैंड बेटा, मैं बता दूं यहीं पे तुम लोगों को। तो ये मोस्टली क्या हो जाएंगे, क्यूबाइडल, और यहाँ सिक्रीशन होगा। और अगेन एक्सोसाइटोसिस फिनोमिना याद रखना है, बल्क अमाउंट में वो सिक्रीशन बाहर डक्ट में रिलीज होगा, और उसको आप एक्सोक्राइन ग्लैंड बोलते हो, ठीक है। इट फॉर्म्स जर्माइनल एपिथेलियम ऑफ गोनेट्स, जो भी टेस्टिस ओवरी है, जर्म सेल्स जहां बनती हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, वहां पे भी यहाँ जो होगी वो क्यूबाइडल एपिथेलियम है। इन्वॉल्व इन एब्जॉर्प्शन, अब देखो ये फंक्शन पकड़ना, एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्ब कर रहा है मटेरियल को। जैसे जस्ट सपोज कि खाना आपने खाया, खाना पचा, और उसके बाद वो ब्लड में जाएगा तो वाया एब्जॉर्प्शन जाएगा, ठीक है, एब्जॉर्ब होना पड़ेगा उसको। एक्सक्रीशन, अभी किडनी वाला एग्जांपल दिया। सिक्रीशन, अभी स्वेट ग्लैंड का एग्जांपल हुआ, या सलाइवा का सिक्रीशन, जो आपके बक्कल कैविटी में सब सिक्रीशन आ रहा है, क्लियर। इट ऑल्सो प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, लेयर है बेटा, तो मैकेनिकल, प्रोटेक्टिव, ये सारी चीजें तो हिडन है, वो चलती रहेंगी। वो हमेशा, एक कहते हैं ना यूनिवर्सल लॉ, एपिथेलियम वर्ड ही है मैकेनिकल और प्रोटेक्टिव, उसके बाद आ जाता है बाकी। अब कॉलमनर एपिथेलियम, कॉलम अगर प्रेजेंट है तो एपिथेलियल कैसी हो जाएगी, कॉलमनर, मतलब सेल, एक आपने देखा सेल ऐसे थी, एक बार रिप्लाई करो, स्क्वैमस और क्यूबाइडल समझ में आ गया। एक आपने देखा दैट इज स्क्वैमस, ऐसे छोटे इमेज बना लोगे तो क्लियर भी रहेगा, दैट इज क्यूबाइड, एंड दिस इज कॉलमनर। कॉलमनर की पहचान ये होती है कि उसका न्यूक्लियस बेस की तरफ हो, बेस नीचे की तरफ, ठीक है बेटा, वेरी गुड। 5 मिनट में क्लास ओवर करते हैं, इसी पे समराइज करते हैं, ठीक है। पिलर लाइक एपिथेलियम, अब देखो आ जाते थोड़ा इमेज में ही वापस, ड्रॉ करेंगे हम, टाइम जाएगा। ये देखो, ये वाली पिलर समझ में आता है सबको, खंबे, ऐसा लग रहा है ना पिलर है, ये टाइल्स हो गई, ठीक है, ये पिलर हो गया, ये ब्रिक समझ लो, क्यूबाइडल ब्रिक, तो आप रिलेट कर रहे हो उससे। तो पिलर लाइन, और इसमें आप देख रहे हो बेस की साइड में न्यूक्लियस है, ठीक, ऐसी ऐसी सेल की बनी हुई एपिथेलियल को बोलते हैं कॉलमनर एपिथेलियल। इट फॉर्म्स लाइनिंग ऑफ स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, कोलन, फॉर्मिंग म्यूकस मेम्ब्रेन। अब सिंपल सा हम बताएं तो ये अगर आपकी एलिमेंट्री कैनाल की गट हो गई, मतलब बीच का ल्यूमेन है, इससे फूड पास हो रहा है, और ये उसकी लेयर है, ठीक है। तो इस लेयर के सबसे अंदर की तरफ भी एपिथेलियम है, बाहर की तरफ भी एपिथेलियम है, सेम लॉ। इस अंदर की एपिथेलियल लेयर को बोलते हैं म्यूकोसा। म्यूकोसा से सिक्रीट होता है म्यूकस, म्यूकोसा से सिक्रीट होता है आपका म्यूकस, क्लियर, जिससे एक लेयर, प्रोटेक्टिव लेयर भी बनी होती है, और वहां पे लिब्रिकेशन भी चलता रहता है, जो भी फूड वगैरह आ रहा है, जा रहा है, डाइजेस्ट हो रहा है, ठीक है। इवन फीसेस बन रहा है तो लार्ज इंटेस्टाइन में भी म्यूकस का लेयर प्रेजेंट है, उससे म्यूकस का सिक्रेशन है, ठीक। तो एक पूरी जो उससे म्यूकोसा से म्यूकस सिक्रीट हुआ, अगेन बेसमेंट मेम्ब्रेन की तरह एक मेम्ब्रेन बनाया उसने, और उसको कह दिया गया म्यूकस मेम्ब्रेन, ठीक। अब एक यहाँ पे एग्जांपल दिया माइक्रोविलाई का, स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है, टू इंक्रीज द एब्जॉर्प्शन एरिया। जस्ट आप ऐसे समझो कि आपको इतनी सी जगह मिली है, ये एक सरफेस एरिया हो गया, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक, क्लियर। अगेन एरिया वही है, ए से बी हमारे पास इतनी ही जगह है, लेकिन हमने उसकी इस तरीके से प्रोजेक्शन निकाल के बढ़ा दिया। अब बताओ मुझे, फर्स्ट का सरफेस एरिया ज्यादा है या टू का सरफेस एरिया ज्यादा है? फर्स्ट का सरफेस एरिया ज्यादा है या टू का ज्यादा है बेटा? टू का ज्यादा है। साहिल बेटा ध्यान से देखो, टू का सरफेस एरिया ज्यादा है। हाँ बेटा, श्रेया हीरा करेक्ट है, नेहल करेक्ट है, सोहिनी करेक्ट, ठीक है। तो अब काम किया बेटा, जो आपने खाना खाया है ना, खाना खाया और डाइजेस्ट हुआ, इतनी मेहनत हुई, उसको ब्लड में ट्रांसपोर्ट कराना है, मतलब एब्जॉर्प्शन करना है, जगह आपके पास उतनी है। आपको एक मैं फैक्ट बताऊं, जो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन की
माइक्रोविलाई और विलाई मिलके सरफेस एरिया बनाते हैं ना, स्मॉल इंटेस्टाइन सबको पता है। वो स्मॉल इंटेस्टाइन को अगर आप पूरा ओपन करके चादर की तरफ फैलाओगे ना, तो 2 फुटबॉल के ग्राउंड के बराबर स्किन है वहां पे, 2 फुटबॉल ग्राउंड बन जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? एरिया इतना ही मिला आपको, लेकिन आपने उसमें प्रोजेक्शन निकाल निकाल के उसको सरफेस एरिया बढ़ा दिया है। और ये सारी चीजें अगर आप मिला दोगे ना और पूरा एक लेयर आप बिछाने की कोशिश करोगे, तो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन की जितना एरिया उसने कवर कर रखा है उससे 2 फुटबॉल ग्राउंड थक जाएगा आराम से। फुटबॉल ग्राउंड आई थिंक सबको आइडिया होगा कि कितना बड़ा होता है। तो उतनी लेयर आपके अंदर फोल्ड बन के फोल्डेड लेयर प्रेजेंट है, जस्ट बिकॉज ताकि आप वहां से एब्जॉर्प्शन, हाई एब्जॉर्प्शन कर पाए, इसलिए वहां पे प्रोजेक्शन निकल जाते हैं। ये पहला प्रोजेक्शन कहलाता है विलाई, दिस इज विलाई। एंड विलाई के ऊपर अगेन छोटे छोटे प्रोजेक्शन निकालो, जो मैं दूसरे कलर से बना दूँ। और ये कॉन्सेप्ट बहुत काम आएगा तुम्हें, ह्यूमन फिजियोलॉजी में ये बहुत काम आएगा, डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, ये ग्रीन कलर वाले क्या हो गए, माइक्रोविलाई। तो इसको कहते हैं ब्रश बॉर्डर। आपके टूथब्रश में देखो तो ध्यान से टूथब्रश को देखो, टूथब्रश ऐसा है, ठीक है, ये आगे फ्लैटेंड और यहाँ पे ऐसे 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 ब्रशेस भी तो निकले हो, समझ रहे हो? तो उतने ही एरिया में अगर आप सारे ब्रशेस को निकाल के अगर मिला दो तो फिर वो ऐसे लंबाई में बढ़ता जाए। तो बॉर्डर ऑफ माइक्रोविलाई इज प्रेजेंट एट द फ्री सरफेस एंड ऑफ ईच, बेटा एक मिनट कैमरा बंद करना, स्क्रीन पे आने लगा, ऑफ ईच सेल इज which increases absorption efficiency in small intestine। आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब देखो बेटा फिर से समझो, एक बिल्कुल, अगर मैं कहूँ कि ये स्किन की लेयर है, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन की लेयर है, और ये स्मॉल इंटेस्टाइन की लेयर, ठीक है, यहाँ से एब्जॉर्ब, ब्लड इधर बह रहा है, ब्लड इधर है, ब्लड इधर है, क्लियर। अब स्मॉल इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होके ब्लड में पहुंचना है, तो यहाँ से इतना ही जा सकता है, इतनी जगह से जा सकता है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ से गया, यहाँ से गया, यहाँ से गया, यहाँ से गया, यहाँ 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 बढ़ता ही जा रहा है। ब्लड तो यहीं पे है, इस सारे ब्लड में यहाँ यहाँ मल्टीपल डायरेक्शन से सरफेस एरिया बढ़ा दिया और एब्जॉर्प्शन हाई हो गया, टू इंक्रीज एब्जॉर्प्शन एफिशिएंसी इन स्मॉल इंटेस्टाइन, क्लियर। सीलिएटेड एपिथेलियम, अब ब्रश बॉर्डर समझ में आया। नाउ सीलिएटेड एपिथेलियम, अगर सीलिया प्रेजेंट हो, ऐसा कहाँ चाहिए हमें, हमारे ट्रैकिया में है, हमारी फेलोपियन ट्यूब जो फीमेल में एग और ओवम, एग एंड स्पर्म जहाँ पे फर्टिलाइज करते हैं, जाइगोट बनता है, और उसके बाद उसको ट्रैवल करके जाना होता है यूट्रस में फिट होने के लिए, मतलब यूट्रस में इम्प्लांट होने के लिए। तो ये जो फेलोपियन ट्यूब है, ठीक है, ये जो फेलोपियन ट्यूब है, इस ट्यूब का जो बॉर्डर होता है दैट इज सीलिएटेड, इसकी एपिथेलियम सीलिएटेड होती है, ताकि एक डायरेक्शन में फ्लो हो सके और वो इधर ही जाए, यूट्रस के साइड। जाइगोट को नहीं पता है कि यूट्रस किधर है, तो फेलोपियन ट्यूब उसको डायरेक्शन देती है। तो अगेन आउटर लेयर, मतलब इनर आउटर लेयर, फेलोपियन ट्यूब, देखो समझो बेटा, बात को समझो, करो समझो हर चीज को। फेलोपियन ट्यूब ये हो गई, इसका एक आउटर सरफेस हो गया, एक इसका इनर सरफेस हो गया। आउटर सरफेस पे हम सीलिया बना के क्या करेंगे, कोई काम का नहीं है। एग तो यहाँ है, स्पर्म भी यहाँ आ रहा है, दोनों फ्यूज किए, जाइगोट बना, इस जाइगोट को ट्रेवल करना है, तो सीलिया कहाँ हो गए, यहाँ हो गए। तो इनर लाइनिंग ऑफ फेलोपियन ट्यूब। इसी तरीके से आप नेजल पैसेज से जब ट्रैकिया की तरफ आपका एयर ट्रांसपोर्ट होता है, वहां पे भी सीलिएटेड एपिथेलियम प्रेजेंट है, सीलिया प्रेजेंट है, ताकि इसमें आपके डस्ट पार्टिकल्स वगैरह जो भी माइक्रोब्स आ रहे हैं वो ट्रैप हो जाए, म्यूकोसा लेयर है उसमें चिपक जाए, इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है। The cells may be cuboidal or columnar. On its free surface are present very fine hair-like protoplasmic outgrowth. ठीक है, सेल होगा, सेल का आउटर ग्रोथ मतलब उसके अंदर प्रोटोप्लाज्म आ रहा होगा, उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन आगे की तरफ बढ़ के सीलिया बना दी होगी। ये हम ऑलरेडी सेल वाले पोर्शन में तुम्हें बताएं। It is found lining the body of nephron, trachea and fallopian tube. क्लियर है बच्चों? अब देखो यहाँ पे एक मैंने रियल इमेज लगाई हुई है पीसीटी की, नेफ्रॉन के अंदर की इमेज है, ठीक है। अब जहां पे मैं मार्किंग कर रही हूँ उसको ध्यान से देखो, ये है एपिथेलियल, इनर एपिथेलियल,
ठीक है, कवर कर रहे हैं। और ये हो गई आउटर एपिथेलियम, नेफ्रॉन का ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। इस पे आप ध्यान से देखो, यहाँ पे ब्रश बॉर्डर, ब्रश बॉर्डर इधर देखो, इसमें ये वाली इमेज पे देखो, ये दिख रहा है, ठीक है, हेयर्स निकल रहे हैं, तो दिस इज ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम। ठीक है, हाई क्यूबेडल लो कॉलमनर एपिथेलियम होती है, ब्रश बॉर्डर होती है, ब्रिसल्स प्रेजेंट है, रीएब्सॉर्प्शन, क्योंकि किडनी को इंपॉर्टेंट चीज को वापस भेजना है बॉडी में, सब कुछ वो एक्सक्रीटिव नहीं बना सकती, दैट्स वाई वहां पे हाईली रीएब्सॉर्प्शन चल। चलो अब बताओ, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? फटाफट रिप्लाई, लेक्चर ओवर करते हैं। और पढ़ाई लिखाई करो बेटा अच्छे से, ठीक है, एकदम फेथ रख के पढ़ाई लिखाई करो, दैट इज ऑल अबाउट योर करियर। ठीक है, किसी का भी यहाँ पे कुछ पर्सनल वो नहीं होता है। सबसे पहले आप अपने करियर के बारे में सोचो, आपको समझ में आता है, आपको पढ़ना है, आपको क्वेश्चन करना है, आपको एवरीथिंग शुड बी क्लियर। आज की चीज आज क्लियर रखो, सिंपल। कुछ भी डाउट हो फिर मैसेज कॉल करना। और संडे के टेस्ट का सिलेबस प्लांट तक रहेगा, प्लांट टिश्यू तक, एनिमल टिश्यू अभी नहीं आएगा, मैसेज भी कर दूंगी मैं। चलो बाय बाय बेटा, बाय, गुड डे।